गुड मॉर्निंग टू ऑल माय मेडिकल एस्पिरेंट्स. हाउ इट्स गोइंग? कैसा चल रहा है? सब अच्छा चल रहा है पढ़ाई बच्चे लोग? ओके. So today is also Diwali. Happy Diwali to you all from my family to yours. A very warm and gentle Diwali celebrated with an eco-friendly environment. Or enjoy your day. Okay. Let's start our previous from where we left in the previous class. We have completed till sexual reproduction, male reproductive organ and female reproductive organ in flowering plants. Now we are going to do a pollination. ठीक है, पॉलिनेशन जब कराएंगे तभी तो इसका रिजल्ट होगा. अब अभी तक गेमिट्स बन चुके हैं, अब गेमिट्स का यूज भी तो होना चाहिए. तो गेमिट्स के यूज होने के लिए क्या होगा? पॉलिनेशन होगी. सो पॉलिनेशन किसे कहते हैं? जो टर्म पॉलिनेशन होता है इसका मतलब होता है पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर करना हमारे एंथर से रिसेप्टिव जो स्टिग्मा होता है उसके ऊपर, वो भी कार्पेल का. या तो वो सेम हो सकते हैं या फिर जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर्स हो सकते हैं सेम ही स्पीसीज के. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं. इसमें भी 2 टाइप्स है आपके पॉलिनेशन के. फर्स्ट वन इज सेल्फ पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है? जो भी हमारे ट्रांसफर होती है पॉलन ग्रेन्स की एंथर टू फ्लावर, ये हमारे स्टिग्मा पे होते हैं, वो सेम फ्लावर और जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर के होते हैं, वो डिफरेंट के नहीं होते, वो सेम ही होने चाहिए. और ये हमारे 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज ऑटोगेमी एंड सेकेंड वन इज गाइटोगेमी. और तो फर्स्ट हमारा जो ऑटोगेमी होता है, इसमें क्या होता है? जो भी ट्रांसफर होता है हमारे ऑटो मतलब कि ऑटोमेटिक जो होता है. गेमिट्स के बारे में पढ़े तो किसका ट्रांसफर होगा? गेमिट्स का ट्रांसफर होगा, मतलब पोलन ग्रेन्स की ट्रांसफर होगी हमारे एंथर से कहाँ पे? स्टिग्मा पे, और वो भी सेम फ्लावर की. उसके हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोगेमी. गाइटनोगेमी में क्या होता है? तो हमारा ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन्स का ही एंथर से स्टिग्मा पे, बट ये डिफरेंट फ्लावर के होते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं सेम ही इनफ्लोरेसेंस. इनफ्लोरेसेंस मतलब बंडल्स ऑफ फ्लावर्स होते हैं. उसमें फ्लावर्स क्या होते हैं? बंडल्स ऑफ बर्ड्स उसमें प्रेजेंट होते हैं और वो हमारे या तो सेम प्लांट पे ही होते हैं. तो वो वहाँ पे हमारा क्या होता है? गाइटनोगेमी होती है. नेक्स्ट हमारा क्रॉस पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन में हमारा क्या होता है? उसी को हम लोग एलोगेमी भी बोलते हैं. क्रॉस पॉलिनेशन और एलोगेमी इज द सेम टर्म, डोंट कंफ्यूज बिटवीन दीज टर्म्स. ये हमारा प्रोसेस होता है जिसमें हम पॉलन ग्रेन्स को क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं एंथर से हमारे फ्लावर तक, जो कि स्टिग्मा तक है ना, जो कि जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट होते हैं सेम ही स्पीसीज के. स्पीसीज सेम होगा लेकिन प्लांट अलग अलग होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन. आपका सेल्फ पॉलिनेशन में क्या रहा था? प्लांट एक ही था, उसी के अंदर हो रहा था, और इसको हम लोग दूसरा नेम से भी जानते हैं, डेट इज नोन एज जेनोगेमी. उसको और क्या बोला जाता है? जेनोगेमी बोला जाता है. अब आ जाते हैं कि अगर क्रॉस पॉलिनेशन कराना है तो कुछ एजेंट्स चाहिए होंगे ना, तभी तो क्रॉस पॉलिनेशन होगी. क्या बिना एजेंट्स के क्रॉस पॉलिनेशन हो सकती है? अगर मान लो आपको इस जगह से उठा करके इस जगह लेके जाना है तो बीच में आपको कोई तो एक सपोर्ट या फिर कह सकते हैं कैरियर तो चाहिए होगा. तो यहाँ पे कैरियर हमारे क्या होते हैं? जो भी वेक्टर्स होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के. तो क्रॉस पॉलिनेशन में सबसे पहला होता है हमारा एनिमोफिली. एनिमोफिली क्या होता है? तो जो भी हमारे विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है, मतलब जो भी पॉलिनेशन टेक प्लेस होता है किसके? बाय मीन्स ऑफ विंड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनिमोफिली. जैसे कि इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं. मेज में होता है, जो आप लोग मक्का खाते हो उसमें कॉर्न कॉब भी उसे बोला जाता है. यू कैन सी समवेयर कि कॉर्न कॉब लिखा हुआ, तो दैट इज ऑल्सो अ मेज. ग्रासेस में होती है, मलबेरीज में होती है एंड डेट पाम में होता है, ये आपके कैनाबिस फ्लावर्स में भी होता है. ठीक. विंड पॉलिनेटेड के फीचर्स क्या होते हैं? तो इसमें कोई भी नॉन एसेंशियल होर्स जैसे कि कैलेक्स, कोरोला, ब्रैक्ट्स, ब्रैक्टियोल्स, ये सारे सोई मतलब ये सब नहीं दिखते हैं आपको. फ्लावर्स जो होता है वो डिवॉइड होता है, सेंट भी उसमें नहीं होता है, नेक्टरलेस होता है, तो वो हवा के साथ चला जाता है. अब सीधी सी बात है, हवा को नेक्टर की क्या जरूरत है? क्या विंड को नेक्टर की जरूरत है? ऑफ कोर्स नॉट, उसे जरूरत नहीं है. उसके बाद जो हमारे दोनों स्टिग्मास और एंथर्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक्सर्टेड होते हैं, मतलब कि वो क्लियरली विजिबल होते हैं. विंड की मदद से वो डायरेक्टली वहां पे पहुंच सकता है, उसके बाद वहां पे पॉलिनेशन हो सकती है. अगर वो कवर्ड रहेंगे तो फिर और कोई वेक्टर चाहिए होगा, विंड के द्वारा नहीं हो सकता फिर ये काम. उसके बाद पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं इसमें काफी ड्राई होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे साइज के होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं, और ताकि ये इजिली विंड से कैरी होकर के लॉन्ग डिस्टेंस तक भी जा सके. इसीलिए पॉलन ग्रेन्स के ये फीचर होंगे. तो अगर आपसे कोई पूछते, मतलब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाती है एनिमोफिली कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो एनिमोफिली क्या होती है. अगर आपको यही नहीं पता है तो आप कैसे बनाओगे, है ना?
ओके, स्टिग्मा जो होते हैं वो हेयरी होते हैं, उसमें मतलब स्टिग्मा में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, फेदरी होते हैं और साथ ही साथ ब्रांच होते हैं, चकी ब्रांच रहेंगे। इस क्यों? क्योंकि जब भी अगर विंड से कोई भी पॉलेंस आ रहा है तो वो कोई तो कैच करे, इसलिए दे विल बी गेट ब्रांच। तो ये आपके एनिमोफिली के क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली में आते हैं तो उसमें क्या क्या है? तो हाइड्रोफिली में जो पॉलिनेशन होती है वो किसके हेल्प से होती है? पानी के हेल्प से होगी, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिली बोलेंगे। इसमें जो वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उनके कुछ फीचर्स होते हैं, जो कि फ्लावर्स जो होते हैं हमारे छोटे होते हैं, इनकॉन्स्पिशियस होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा स्पेस को नहीं कैरी करते हैं। ओडर, नेक्टर और कलर भी इसमें एब्सेंट होता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद फ्लावर होल्स जो होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं और वो कोटेड होते हैं वैक्स से। पॉलन ग्रेन्स इसमें स्मॉल होते हैं, लाइट वेटेड होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं और कोटेड होते हैं वैक्स से। स्टिग्मा जो होता है इसमें अनवेटेबल होता है और स्टिकी होता है, तभी तो पॉलन ग्रेन्स अगर आता है तो उसे क्या कर ले अपने पास, वो चिपका लेना, तो वो पानी के बहाव के साथ ही फिर निकल जाएगा। सो टू होल्ड इट। उसके बाद हाइपोहाइड्रोफिली क्या होता है? तो जो भी आपके सरफेस वाटर, मतलब वाटर का ये सतह है, इसके ऊपर जो भी पॉलिनेशन होता है उसे क्या बोला जाता है? हाइपोहाइड्रोफिली। इसका एग्जांपल है आपके केराटोफाइलम, नाजाज और जोस्टेरा। जोस्टेरा याद रखिएगा। फिर इपीहाइड्रोफिली क्या होती है? तो इसमें जो ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, सॉरी, हाइड्रोफिली क्या होता है? बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, नीचे की तरफ होता है, और ईपी मतलब ऊपर की तरफ। तो इपीडर्मिस आपने पढ़ा होगा अपर, तो वो अपर होता है, जस्ट ऑपोजिट होता है। इसमें आपके वेलिस नेरिया आते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है अगर मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ? ईपी हाइड्रोफिली क्या होता है? वो आपके सरफेस, वाटर सरफेस के ऊपर में होता है, और हाइपोहाइड्रोफिली क्या होते हैं? वो आपके वाटर सरफेस के नीचे होते हैं। अब इंटेमोफिली, इंटेमोफिली मतलब कि ये कौन कर रहा है पॉलिनेशन? इंटेमो इंसेक्ट्स के लिए यूज किया जाता है। अगर स्टडी करते हैं हम इंसेक्ट्स की तो उसको इंटेमोलॉजी बोलते हैं। तो जो आपके इंटेमोफिली होते हैं उसमें क्या करते हैं? तो जो भी पॉलिनेशन आपके इंसेक्ट्स कर रहे हैं उसको क्या बोला जाएगा? इंटेमोफिली। इसमें इंसेक्ट क्या करते हैं? पॉलिनेट करते हैं फ्लावर्स को और प्रोड्यूस करते हैं नेक्टर को, जो कि अट्रैक्ट्स करता है पॉलिनेशन के दौरान, और इससे हमारे जो भी पॉलिनेटर्स है, मतलब जो हमारे वेक्टर्स है, वो उसके पास अट्रैक्ट होते हैं सिर्फ उस नेक्टर्स को लेने के लिए। और कुछ इसीलिए कुछ फ्लावर्स को बोला जाता है कि वो एडिबल पॉलन ग्रेन्स भी जनरेट करते हैं। फ्लावर्स के पास इसमें सुगंध होता है, खुद का एक फ्रेग्रेंस होता है, सेंट को इमिट करते हैं और साथ ही साथ ओडर भी होता है इनका। और फ्लावर्स इसमें ब्राइट कलर के, मतलब अट्रैक्टिव दिखते हैं, सुंदर दिखते हैं, ताकि उस पर जाकर के वेक्टर्स जाकर के बैठे। और पोलन ग्रेन्स इसमें हैवी होते हैं और स्टिकी नेचर के होते हैं। ठीक है, तभी तो इंसेक्ट अपने साथ उसको चिपका करके फिर किसी दूसरे फ्लावर पे जाकर के बैठेगा, तो वहां पे पॉलिनेशन हो गया, एंड दिस विल बी अ क्रॉस पॉलिनेशन। अब आ जाता है ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली में क्या होता है? तो इसमें जो पॉलिनेशन होती है वो बर्ड्स के द्वारा होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्निथोफिली बोलते हैं। ऑर्निथोफाइलस फ्लावर्स में हमारे क्या होते हैं? तो ट्यूबुलर, जिसमें हम लोग निक्टोनिया और ग्लैकुआ में आता है, ये कप शेप्ड के होते हैं, और अर्न शेप्ड के भी देखने को मिलते हैं, कोरलास। उसको हम लोग ऑर्निथोफिली में, ये आपको कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के मिलेंगे कोरलास की। उसके बाद ऑर्निथोफेलस जो फ्लावर होते हैं वो लार्ज होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, ब्राइट कलर के होते हैं, इसमें ज़्यादातर ओडर्स नहीं होते हैं, और ये बहुत ही लार्ज अमाउंट में नेक्टर्स को प्रोड्यूस करते हैं, जिससे बर्ड्स क्या करती है? उसे लेती है, और वो एक तरह से कह सकते हैं बर्ड्स ड्रिंक द नेक्टर, लाइक दैट। और इसमें एग्जाम्पल आपके जो है स्टेरिलिजा रेंगनी, जो कि पॉलिनेट करता है, उसको कौन? सनबर्ड उसे पॉलिनेट करती है। ओके, फिर आते हैं काइरोपेट्रोफिली। काइरोपेट्रोफिली में क्या होती है? तो पॉलिनेशन जब भी फ्लावर्स के होते हैं वो कौन करता है? बैट के द्वारा होती है। बैट पॉलिनेट करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? काइरोपेट्रोफिली। तो काइरोपेट्रोफिली में क्या होता है? तो जो भी बैट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो डल कलर के होते हैं, बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं होते हैं, उसमें स्ट्रॉन्ग फर्मेंटिंग या फिर फ्रूटिंग स्मेल बहुत ज़्यादा होता है, फ्रूटी स्मेल। नेक्टर्स भी बहुत सारे होते हैं और पॉलन ग्रेन्स भी बहुत ही लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। इसके एग्जाम्पल है हमारे काइरोपेट्रोफाइलस प्लांट्स, जैसे कि कायेलिया, एडेनशोनिया। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको टर्म पता होना चाहिए कि काइरोपेट्रोफिली में क्या क्या आता है। नाम मेलेकोफिली में क्या होता है? तो इसमें पॉलिनेशन जो भी स्नेल्स के द्वारा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मेलेकोफिली। ये टाइप का पॉलिनेशन हमको देखने को मिलता है प्लांट्स में, और जैसे कि एरेसिमा में।
फिर मायरोमेकोफिली में क्या होता है, तो ये हमारा पॉलिनेशन होता है फ्लावर्स जो कि एंड्स के द्वारा होता है, जिसमें हमारे रूबीसी फैमिली में देखने को ये मिलता है। तो पॉलिनेशन समझ में आया। हमने सेल्फ पॉलिनेशन पढ़ा, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, ऑटोगेमी, गाइनोगेमी। फिर हमने क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ा, जिसमें हमने क्या देखा, जेनोगेमी। उसके बाद हम एजेंट्स क्या क्या हैं हमारे क्रॉस पॉलिनेशन के, उसको हमने देख लिया। ये आपका ओवरऑल पूरा क्रॉस पॉलिनेशन हुआ। क्रॉस पॉलिनेशन के बाद अब हमारे जब पॉलिनेशन हो जाएगा, जब हमारा स्टिग्मा पहुंच चुका है कहाँ पे, सॉरी, हमारा पोलन ग्रेन कहाँ पे पहुंच चुका है, स्टिग्मा के पर। आई जस्ट आस्क्ड द ऑपोजिट क्वेश्चन, सॉरी, यस। सो पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स में फिर अब क्या होगा, वहां पे इंटरेक्शन होगा, किसका किसका, पोलन पिस्टिल या फिर पोलन कार्पल, पोलन स्टिग्मा, इसके बीच में क्या होगी, इंटरेक्शन होगी। तो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स में। तो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में बेटा क्या होता है, तो जो पॉलिनेशन ऐसा कोई गारंटी नहीं देता है कि आपका जो पोलन है वो एग्जैक्ट राइट प्लेस पे ही ट्रांसफर हुआ है ना, ऐसा भी तो हो सकता है वो कहीं भी जाकर के वेस्ट हो सकता है। जैसे कि कंपैटिबल पोलन स्टिग्मा तक ही पहुंची हो, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि अगर मेरी गोल्ड का पोलन है तो वो मेरे गोल्ड के फ्लावर पे ही जाकर पहुंचेगी, इट्स नॉट कंपल्सरी। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, यस। और समटाइम्स जो पॉलेंस होते हैं रॉन्ग टाइप के, वो क्या करते हैं, या तो अदर स्पीसीज पे पहुंच जाते हैं या फिर सेम प्लांट पे, जिसको हम लोग सेल्फ इनकॉम्पेटिबल बोलते हैं, और उसके अलावा ये लैंड कर जाते हैं स्टिग्मा पे। तो कॉम्पेटिबल जो भी पॉलेंस होते हैं उन्हीं को स्टिग्मा आइडेंटिफाई करता है, उसको ही हम लोग बोलते हैं पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। मतलब कि आपका स्टिग्मा जो है वहाँ पे वो क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा कि जो भी पॉलन हमारे यहाँ पहुँचा है वो कैसा होना चाहिए, मेरे ही स्पीसीज का होना चाहिए। इट मस्ट रिलीज द सेम केमिकल। अगर वो नहीं रिलीज कर रहा है तो फिर वहाँ पे इंटरैक्शन नहीं होगी, पॉलन ग्रेन्स वहीं रहेंगे, देयर विल बी नो ग्रोथ, वहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं होगी। अब आ जाते हैं सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। मतलब सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी क्या होती है, ओके। तो अगर मान लो कि जो पिस्टिल है वो क्या कर रहा है, कोई भी एक फंक्शनल फीमेल गैमेट को रखा हुआ है, और मान लो वो सीड्स नहीं बना पा रहा है, जब भी पॉलिनेशन हो भी जा रहा है, वो जो कि काफ़ी वायल और फर्टाइल पॉलन था, वो पूरा प्रॉपर मतलब केपेबल था कि वो क्या करे, फर्टिलाइजेशन करा दे हमारे दूसरे पिस्टिल में, लेकिन वो ऑपोजिट पिस्टिल के पास पहुंचने की वजह से वहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा पॉलन पिस्टिल जब इंटरेक्शन ही नहीं होगा तो ना तो फर्टिलाइजेशन होगी। तो इन सारे जो दो चीज होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम्पैटिबल। मतलब दोनों में कंपैटिबिलिटी नहीं हुई, इस वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया, और इस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। इनकम्पेटिबिलिटी का रिएक्शन जो होता है उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं एक सिंगल जीन एस के द्वारा, जिसमें से बहुत सारे एलील्स होते हैं। ये एलील्स क्या होते हैं, जीन्स क्या होते हैं, इनहेरिटेंस क्या होता है, वेरिएशंस क्या होते हैं, ये सारे हम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में पढ़ेंगे। अब देखो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी दो तरह, एक तो होता है हमारा गेमेटोफाइटिक में और एक होता है स्पोरोफाइटिक में। गेमेटोफाइटिक मतलब जो भी आपके क्या करते हैं, गेमेट्स को फॉर्म करते हैं। तो इनकम्पेटिबिलिटी जो प्रोसेस होता है उसमें डिटरमाइन किया जाता है जो कि हमारा जीनोटाइप होता है पोलन ग्रेन्स का। पोलन ग्रेन्स में हमारे एस अलील होते हैं जो कि कॉमन होते हैं, या तो कोई एक होगा या फिर दो अलील प्रेजेंट होगा हमारे सेल्स में पिस्टिल के, और ये फंक्शनल नहीं होता है पर्टिकुलर किसी भी पिस्टिल में, जिसको हम लोग गेमेटोफाइटिक बोलते हैं, जिसकी वजह से सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी हो जाती है। स्पोरोफाइटिक में क्या होता है, तो इसमें इनकम्पेटिबिलिटी जो प्रोसेस है उसको डिटरमाइन करते हैं जीनोपाइट से, क्योंकि जीनोटाइप से हमारे स्पोरोफाइटिक टिश्यू के किसी भी प्लांट के जिसमें से हमारा पॉलन डेराइव्ड होता है। ये प्रेजेंस बताता है कि हमारे या तो एक अलील्स या फिर हमारे स्टाइलर टिश्यू जो होता है स्पोरोफाइटिक में ऑफ मेल पेरेंट वो है, ठीक है। और इसी के साथ इनकम्पेटिबिलिटी का केस आता है, मतलब ये दोनों में आ सकता है, गेमेटोफाइटिक में और स्पोरोफाइटिक में। ना आते हैं जब अगर पोलन पिस्टल अगर इवेंट सही जा रहे हैं, मतलब कि पोलन पिस्टल इंटरैक्शन अगर सही चला गया, अब जब वहां से सही जाएगा तो फिर हमारा क्या करेगा, पोलन ग्रेन्स किधर से अंदर आएगा, थ्रू दी स्टाइल। स्टिग्मा के बाद क्या होता है, स्टाइल होता है, देन ओवरी ना, ओव्यूल जो आपका होता है, यस। अब ना फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो इसमें हमारा सबसे पहला फॉर्मेशन होता है किसका, पोलन ट्यूब का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइफोनोगेमी। साइफोनोगेमी किसे बोला जाता है, जब हमारा पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है, और वो कहाँ से फॉर्मेशन होगा, जर्म पोर से वो निकलता है। नॉर्मली जो हमारे पोलन ग्रेन्स होते हैं वो मोनोसेफनस होते हैं, मतलब एक पोलन ग्रेन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है एक ही सिंगल पोलन ट्यूब को,
एक पोलन अगर ग्रेन्स है तो वो एक ही पोलन ट्यूब बनाएगा, ऐसा नहीं कि वो 4-5 बना लेगा, ठीक है, एक ही बनेगा। उसके बाद पोलन ट्यूब जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, बट किसी किसी में ब्रांच देखने को मिलता है, जिसमें हमारा इसका एग्जांपल है एमेंटिफेरी। ओके, और पोलन ट्यूब जो होता है वो हमारा एंटर करता है फिर ओव्यूल में 3 तरीके से कर सकता है, या फिर पोरोगेमी के थ्रू, या फिर कैलेजोगेमी के थ्रू, या फिर मीजोगेमी के थ्रू। पोरोगेमी मतलब कि वहां पे पोलन ट्यूब की एंट्री हो रही है माइक्रोपाइल के थ्रू, मतलब अगर माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर कर जाए। या फिर कैलेजोगेमी मतलब एंट्री हो रही है कहाँ, ओव्यूल में, थ्रू कैलेजा। फिर हमारा मीजोगेमी, मीजोगेमी में क्या होता है, तो ये हमारे इंटेगुमेंट्स के थ्रू एंटर करते हैं। अब इट डजेंट डिपेंड, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस ऑफ एंट्री, मतलब जो भी इररिस्पेक्टिव जो भी प्लेस है उसके एंट्री के अलावा भी जो हमारे ओवल्स में पहुंचते हैं, तो पोलन ट्यूब जो होता है उसमें हमेशा ही क्या होता है, एम्ब्रियो सैक होता है माइक्रोपाइलर रीजन में भी। और एम्ब्रियो सैक के अंदर ही क्या होता है, हमारा एक मेल गैमेट होता है जो कि फ्यूज करता है एग के साथ और जाइगोट बनाता है 2n। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सिनगेमी और जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन। जो सेकेंड मेल गैमेट होता है वो फ्यूज करता है किसके साथ, जो हमारे 2 पोलर न्यूक्लियस सेंटर में थे, है ना, हमने पढ़ा था ना आपका, ये क्या कहते हैं, माइक्रोपाइलर एंड्स पे भी होते हैं, कैलेजल एंड्स पे भी होते हैं ना, एंटीपोडल सेल्स, सिनर्जेट्स और 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो जो हमारा पोलर न्यूक्लिया के साथ सेकेंड मेल गैमेट, दूसरा मेल गैमेट क्या करता है, पोलर न्यूक्लिया के साथ फ्यूज करता है और उसमें क्या बनाता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस, और उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिप्लॉइड प्राइमरी इंडोस्पर्म। मतलब कि फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा क्या बन रहा है, एक हमारा सिनगेमी हो रहा है जिसको हम लोग जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं, सेकेंड हमारा ट्रिप्लॉइड प्राइमरी या फिर ट्रिप्लॉइड प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रोसेस को बोला जाता है ट्रिपल फ्यूजन और वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। तो इससे नाम आप ये क्लियर रखना बेटा कि अगर फ्लावरिंग प्लांट्स में किस तरह का फ्यूजन होता है, तो ट्रिपल फ्यूजन होता है, और फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, तो वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन होती है। अब जब फर्टिलाइजेशन हो चुकी है तो जाइगोट क्या करेगा, डेवलप करेगा खुद को एम्ब्रियो में, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का डेवलपमेंट हो जाएगा एंडोस्पर्म में, ठीक है, मतलब फाइनली क्या करेगा, खुद को वो डेवलप कर लेगा। और ये अकरेंस हमारा कब होता है, तो जो हमारा सिनगेमी और जो ट्रिपल फ्यूजन होता है वो साथ ही में होता है एंजियोस्पर्म्स में, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। जैसे आपने ह्यूमंस में सुना होगा डबल सर्कुलेशन, वैसे ही प्लांट्स में क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन को पहली बार देखा किसने था, तो एस.जी. नॉचिन ने 1898 में हमारे लीलियम और फ्लिटरेरिया प्लांट के पे इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट देखी थी। तो फर्टिलाइजेशन में समझ में आया, सिफनोगेमी क्या होगा, मोनोसिफनस क्या होता है, प्रोगेमी क्या होता है, कैलोजोगेमी क्या होता है, मीजोगेमी क्या होता है, कौन सा फ्यूजन हो रहा है, ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन हो रही है। अब हम देखते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या इवेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले हमारे इंडोस्पर्म का क्या फॉर्मेशन, तो इंडोस्पर्म जो होता है वो खुद को डेवलप कर देता है और क्या बना देता है, मतलब प्रोसीड करके एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कर देता है। ये जो फॉर्मेशन होता है इंडोस्पर्म का वो कैसे होगा, माइटोटिकली होगा या फिर मियोसिसली होगा। तो माइटोटिक डिवीजन से होता है, जो कि प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस 3n कंडीशन में होता है। फिर इंडोस्पर्म क्या करता है, एक्यूमुलेट करता है और एक फूड रिजर्व की तरह काम करता है। इसका फंक्शन भी यही होता है कि टिश्यूज को क्या करना है, जो भी डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। और देन इंडोस्पर्म क्या करता है, कंप्लीटली पूरा डेवलपिंग एम्ब्रियो को पूरी तरह से कंज्यूम करता है और सीड को मैच्योर करता है, जिसको हम लोग नॉन इंडोस्पर्मिक या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स बोलते हैं, जैसे कि पीज में हमको देखने को मिलता है, मटर में देखने को मिलता है। और या तो ये इंडोस्पर्म अगर रह गया है तो उसे हम लोग एल्ब्यूमिनस सीड्स भी बोलते हैं, जिसमें जो कि हमारा कैस्टर में और सीरियल्स में देखने को मिलता है और जिसे हम खाते भी हैं। अब देखो इंडोस्पर्म्स में बेटा हमारे 3 तरह के होते हैं, न्यूक्लियर इंडोस्पर्म्स, सेलुलर इंडोस्पर्म्स और एक हेलोबियल इंडोस्पर्म। सबसे पहले हम न्यूक्लियर इंडोस्पर्म देखेंगे। ये सबसे मोस्ट कॉमन टाइप का आपका इंडोस्पर्म होता है, जो कि हमारे एंजियोस्पर्म्स के बहुत सारे फैमिलीज में रह जाते हैं। ये प्राइमरी जो इंडोस्पर्म होते हैं न्यूक्लियस, ये क्या करते हैं, खुद को बहुत ज़्यादा डिवाइड करते हैं बिना किसी वॉल के फॉर्मेशन को, और लार्ज नंबर ऑफ प्री न्यूक्लियाइज को बनाना शुरू करते हैं। और इसमें क्या होता है, सेंट्रली मतलब बीच में एक वैक्यूल अपीयर हो जाता है, और जितने भी इंडोस्पर्म्स वो सारे मतलब जो भी साइटोप्लाज्म को क्या करते हैं, वो पेरिफेरी के साइड मतलब पूरा सेल वॉल के साइड इसको पूरा ट्रांसफर कर देते हैं, पूरा उसको साइड कर देते हैं। और इसमें साइटोप्लाज्म हमारा काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाता है, तो वैक्यूल भी हमारा क्या करता है, डिक्रीज करने लगता है साइज में, और अल्टीमेटली बाद में वो डिसअपियर हो जाता है। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि मेज और फ्लावर में ये, सनफ्लावर में ये रहता है, ये डिसअपियर नहीं होता है।
सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होता है, तो हर डिवीजन पे जो हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है उसमें हमारे साइटोकाइनेसिस होता है, जिसकी वजह से एंडोस्पर्म जो होता है वो हमारे सेलुलर हो जाते हैं बिगिनिंग से ही, जैसे कि दतूरा में, पिटेंशिया में और बैल्सम में देखने को मिलता है। ठीक है, हेलोबियल एंडोस्पर्म इज नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट फिर भी एक बार देख लो, ये हमारे मोनोकोटिलेडन्स में देखने को मिलता है। ठीक है, दैट्स इट। अब जब फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन हो गई, उसके बाद क्या होगा, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन हो गया, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के बाद क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में भी क्या हो रहा है, तो जो भी जाइगोट्स है उसको कौन न्यूट्रिशन दे रहा है, एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन दे रहा है, उसको एम्ब्रियो में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब एम्ब्रियो में क्या स्टेज रहेगा, तो फर्टिलाइजेशन के बाद हो क्या होता है, तो जो भी फर्टिलाइज्ड एग को हम लोग क्या बोल रहे हैं, जाइगोट या oospore बोलते हैं, वो बाद में डेवलप हो जाता है किसमें, एम्ब्रियो में। इस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब जो ये प्रोसेस है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। तो जैसे कि एम्ब्रियोजेनिक डाइकोट्स में क्या होता है, डाइकोट्स मतलब जो डाइकोट होंगे और मोनोकोट्स में, दोनों में अलग अलग तरीके से होते हैं। तो डाइकोट्स में क्या होता है, सबसे पहले जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद हमारा टर्मिनल और एम्ब्रियोनल सेल बनता है, जिसमें हमारे एक बेस पे ही सस्पेंसर सेल बन जाते हैं। फिर आपका आकर के हॉस्टेरियल सेल और एक हाइपोफाइसिस का फॉर्मेशन होता है। ये बेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसमें इसमें बहुत सारे स्टेजेस दिए हुए हैं। आपको ये याद रखना है कि रेडिकल रूट कैप नीचे होता है, प्रिम्यूल जो इपिकोटाइल का होता है वो ऊपर होता है, और बीच वाले स्ट्रक्चर को हाइपोकोटाइल बोलते हैं। फिर आपका सस्पेंसर सेल रहता है, रेडिकल होता है, कॉटिलेडन्स बनते हैं और प्रिम्यूल बनते हैं मेच्योर होने के बाद। मोनोकोट एम्ब्रियो में भी ऐसे ही होता है, आपका स्क्यूटेलम का फॉर्मेशन होता है, कोलेप्टाइल बनते हैं, शूट एपेक्स बनता है, ईपी ब्लास्ट सेल्स रहते हैं, वहाँ पे रेडिकल रूट कैप होते हैं और आपके कोलेरेजा होते हैं। ठीक है, अब सीड्स पे आते हैं। नो, वी विल कंप्लीट सीड्स एंड द लास्ट पार्ट। और अगर मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में थोड़ा प्रॉब्लम हो तो मैं उसको भी नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करती हूँ। ओके, so yes, this is the end of the class. Okay, see you tomorrow.